उन्होंने, और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता, कर्ज भूल नहीं सकता। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है। वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला, और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है, और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ, और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूँ। लेकिन वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो कहते हैं कि अब पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे हैं चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है। कर्नाटक लोग एक गुस्से में आकर के वोट कर देते हैं। वैसे बीजेपी को वोट असेंबली में भी ज्यादा मिला है, वोट कम नहीं मिला है, पहले से भी ज्यादा मिला है, सीटें कम मिली। लेकिन जो बातें इन्होंने की थी, ये पूरी देर सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, इसी में लगी हुई है। अब जिस प्रकार से कर्नाटका में कोई हनुमान चालीसा सुने, अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए। बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था, फिर 6 घंटे के बाद कह दो ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी। बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था। नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है, तब लोगों को बहुत झटका, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए, हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4000 रुपये मिलते थे उन्हें बंद कर दिए, बैंकरप्ट मैंने पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सवाल है। मैं सरकार में हूं कि मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका, अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए। जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हाल इन्हें देर नहीं लगेगी। क्यों? एटीएम बन गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एटीएम बन गई थी, आज कर्नाटक तेलंगाना एटीएम बन गई, और जेल वो जा रहे हैं। पाप यहाँ दिल्ली वालों के लिए वो हिस्सा बांटना पड़ता है, लेकिन जेल उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं तो कर्नाटक की हालत बड़ी गंभीर देख रहा हूँ। चुनाव छोड़ दीजिए, जैसे मैं बंगाल के लिए कहा, कर्नाटक भी देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जी। जो राज्य टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता है, टेक हब के रूप में जाना जाता है, वह टैंकर हब बन गया। वाटर माफिया साहब, वहां पानी गाड़ी वाले चिल्लाते हैं कि हमें बोली बोलनी पड़ती है तब जाके टैंकर आता है। अब ये हाल बेंगलुरु का सुनते हैं तो दुनिया में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगने वाली है। अब इनको राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। ये अंदर की झगड़े में हमारे ये दिल्ली के साथ भी झगड़ते रहते हैं। अच्छा, वहां कंपटीशन है कि दिल्ली को खुश रखने के लिए सीएम क्या करेगा और डिप्टी सीएम क्या करेगा, और उसके लिए कर्नाटक को और ज्यादा लूटा जा रहा। तो ये बहुत बड़ा संकट बन गया है जी। और मैं तो मानता हूं कि
ये सीएम बनने के लिए जो म्यूजिकल चेयर का वो खेल खेला है ना, 2-2 ढाई-ढाई साल बाद, अब तो पार्लियामेंट यहाँ भी ला रहे हैं, हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होगा जी? सो आप तेलंगाना को एटीएम, नया एटीएम लीक करके जितने भी स्कैम है उसमें बीआरएस का नाम आता है। दिल्ली सरकार भी जिसमें फंसी हुई है, पंजाब सरकार के सामने भी तलवार लटक रही है, सब में बीआरएस आता है। अब ये लोग कांग्रेस के अलायंस में हैं, मतलब बीआरएस भी उन्हीं के कट्टे बट्टे में है। तो तेलंगाना के अंदर, और ये डबल आर टैक्स, ट्रिपल आर फिल्म, तेलंगाना तेलुगु फिल्म दुनिया में फेमस हो गई। अब ये डबल टैक्स आया है, ये डबल आर टैक्स और तबाह कर देगा। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें कट कमीशन ना हो। तो तेलंगाना पॉलिसी पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं, इसको राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है। लोकसभा का चुनाव राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है, और ये मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूँ। और ये मैंने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, इसका जवाब इसमें भी है। ये 2014 और 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत भी राज्यों की स्थितियां सक्षम रहता था। 19 में तो काफी कम हो गया था। 24 में तो मैं देख रहा हूं कि देश का जनमन, देश के लिए चुनाव, देश के भविष्य के लिए चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव, प्रधानमंत्री कौन बने इसके लिए चुनाव, इस पर केंद्रित है। और जो इंडी अलायंस को तकलीफ हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि भाई पहले तो बताओ आपका प्रधानमंत्री कौन, किसको दे। फिर वो कहते हैं कि चुनाव, अब एक भी पार्टी 2 सीट नहीं लड़ रही है। जब बीजेपी की सेवा कोई भी पार्टी 272 सीट न लड़ती हो तो जीतने का तो सवाल ही नहीं है। जब 2 सीट नहीं लड़ रहे हो तो सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है जी। कम से कम 250 सीटों से ज्यादा लड़ने की नौबत ही नहीं बची इनकी। ये 400 सीट लेकर के बैठे हुए किसी जमाने में आज 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं। इसलिए फॉर्मूला ला रहे हैं कि 1 ईयर 1 PM। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए खेत है, या तो 10-12 खेत किसान इकट्ठे होकर उनके खेत है, और 10-12 किसान तय करें कि भाई अपने पानी के लिए ट्यूबवेल करना होगा, और कोई जानकार व्यक्ति बताएं कि अगर आप 100 मीटर यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिलेगा, और आपके सब खेतों के लिए पानी 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। अब ये बुद्धिमान ये सोचे कि भाई 100 मीटर जाना है तो मेरे खेत में 10, दूसरा कहेगा मेरे खेत में 10 मीटर करो, तीसरा कहेगा मेरे देश में। अगर ये सभी खेत वाले कहे कि मेरे यहाँ 10-10 मीटर करो, पानी निकलेगा क्या? पानी तो एक जगह 100 मीटर करोगे तब निकलेगा जी। अब ये एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी, देश का भला नहीं हो सकता है जी। इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को, ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया, झूठ बोलने का खेल बना दिया जी। दे आर नॉन सीरियस। वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है। इतना बड़ा फर्क है। करने की दिशा में काम करूंगा। मतलब योजना के लाभार्थी तेलंगाना में भी होंगे। मैं कहता हूँ नल से जल, तो तेलंगाना में भी नल से जल उनको परिवार को मिलेगा। मैं कहता हूँ मुफ्त राशन, तो तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। मैं कहता हूँ 70 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को इलाज की जिम्मेवारी मोदी की, तो तेलंगाना के 70 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा। तो गारंटी सबके लिए है। कभी भी मशीन थक जाए साहब, नोट गिनते वाले, बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही हैं, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही हैं, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है माफ किया,
ये आंस माफिया तो देश को नफरत है और जो पूरी ताकत से लगा हुआ है। क्या अनेक विविधता है। तो हमारी फिलोसॉफी क्या है? हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले, स्वागत हो, उनको सहकार हो, वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो, रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए। और इसलिए कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम रीजनल पॉलिटिक्स को, एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है। हमारे पास बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है, तो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। कोई जुड़ करके चलता है, कोई दूर रह करके चलता है, लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे। मैं तो पिताजी कहीं तक मीटिंग की थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम अकेले चलेंगे। आज उनकी स्थिति है, किसी राज्य में एक एमएलए हो तो इतनी बड़ी पार्टी वहां जाकर के समझौता करने के लिए उसके साथ मीटिंग करती है। सो रीजनल और आर्थिक दृष्टि से गुजरात को इन टोटो एड्रेस मिला है। समाज के सब वर्गों का लीडरशिप आज बीजेपी के संगठन में है। छोटा सा छोटा यानी वो विचरती कौम जिसको कहते हैं, उनके लोग भी बीजेपी के संगठन में आपको मिले। तो एक प्रकार से वो सर्व समावेशक संगठन है, सर्वस्पर्शी है। पूरे राज्य के हर कोने में आपको बीजेपी, तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए संगठन को कभी निग्लेक्ट नहीं किया। दूसरा, डे वन से बीजेपी की सरकार वहां गरीबों की कल्याण पर समर्पित रही थी। तीसरी बात है, देखिए मैं मानता हूं कि गुजरात एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। गुजरात एक जमाने में वाटर स्कैरसिटी वाला स्टेट, 10 साल में 7 साल अकाल, बिना पानी परेशानी। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि गुजरात में पानी में इतना बजट जाता था। लोग पूछते हैं कि ये क्यों नहीं, वो गए मैक्सिमम बजट। मैं भी जब वहाँ था पानी में जाता था। हमने पानी पर इतना काम किया, इतना काम किया कि आज लोगों को पानी, और पानी जब पहुँचता है तो उसमें डिफरेंट फील होता है। यार कल तक तो ऐसे मरते थे, दिखता है। दूसरा, गुजरात में नमक के सिवाय गुजरात की अपनी कोई चीज थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, तो नमक के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं जो हम बेचे दुनिया को। और नमक में भी हम डिपेंडेंट थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन मिले तो हमारा नमक जाता था। और नमक का इतना किराया ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं होती और वजन ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा कठिन सा काम। और एक प्रकार से गुजरात ट्रेडर स्टेट बन गया था। एग्रीकल्चर स्टेट नहीं था, उद्योग नहीं था, कोई माइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें से गुजरात स्टेट नहीं था, उद्योग नहीं था, कोई माइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें से गुजरात 10% ग्रोथ वाला एग्रीकल्चर स्टेट बना। उसमें से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बना। आज सेमीकंडक्टर का वहाँ हो रहा है, कार बन रही है, हवाई जहाज बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड, दुनिया में कोई भी डायमंड ले लीजिए, 10 में से 8 डायमंड वो है जिस पर किसी ने किसी गुजराती का हाथ लगाया, या तो गुजरात में से बन करके आया है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड यहाँ होते हैं। तो ये उनसे वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है और रोजी रोटी, यानी एक प्रकार से वाटर स्कैरसिटी से आज सफिशिएंट वाटर वाला राज्य बना है, वाटर टेबल ऊपर आए हैं। और ये लोगों की मेहनत से हुआ है, सरकार की।
तो ये निरंतर काम को लोग देखते हैं। अब दूसरा, गुजरात में अगर आप अवेलेबल हैं, मैं तो चाहता हूँ कोई देखे, शायद 1917 से रिकॉर्ड अवेलेबल है, शायद 1917 से 10 साल में 7 साल बड़े कम्युनल वायलेंस होते थे गुजरात में। 1917 से ये पहला 25 साल का कालखंड आया है, एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं। आखिरी कम्युनल वायलेंस हुआ 2001 2002 में, आखिरी, उसके बाद कम्युनल वायलेंस नहीं। तो ये जो शांति और सुरक्षा का वातावरण बना है, उसके कारण हर किसी को लगता है यार गुजरात एक अच्छा डेवलप होने वाला। और जब आप काम करते हैं तो लोग कहते हैं कोई स्कैम नहीं, इतने लंबे समय के बाद भी कोई स्कैम की चर्चा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो ये सारे चीज है जिसके कारण गुजरात के चुनाव नहीं है, उसने एक बहुत बड़ी ताकत दी। सर, दिल जीत ये कामों को बिल्कुल अपने आप को दूर रखता था। सरकार बनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने किसी मुख्यमंत्री को एक बार भी फोन नहीं किया। पर सर, आप जो विकास के काम है उन पे पहली बार तो मैं, क्योंकि अब मेरा स्वभाव है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं यहीं पर, मैं प्रधानमंत्री होने खुश हूँ, मैं पत्रकारों के साथ बैठ करके देश के एक राजनीतिक नेता के नाते मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं यही हूँ। मेरी सरकार वगैरह सब मैं यहाँ से ही बाहर निकलूंगा, शुरू होगी, तब तक मैं यही हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, फोकस हूँ। तो मैं यहाँ आकर मैं पूरी तरह देश के काम में डूब चुका हूँ, पूरी तरह डूब चुका हूँ। और इसलिए, और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जो भी टीम बनी है उस पर मुझे इतना भरोसा है। मैं जब काम करता था तब भी वो मेरे साथ काम, वो मुझसे भी अच्छा करेंगे, मेरा विश्वास है। और किया, मुझसे ज्यादा सीटें जीत करके आए वो लोग, तो क्रेडिट जाती है। और मैंने तो चुनाव में कहा था कि भूपेंद्र की सफलता के लिए नरेंद्र आज यहाँ आया है, एक प्रधानमंत्री के तौर पे और एक अब ये गुजरात का समय आया है और वो उस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, गुजरात की एक और बात ये पूछना चाह रहा था, गुजरात में बीजेपी तो आपने बता दिया कि आपके हिसाब से बढ़िया, उनके अपोजिशन में भी इतनी दरारें थी, बहुत छोटा दल था उनका, लेकिन ढेर सारे गुट बने हुए थे। तो कभी मेरी उनकी खुल करके बात नहीं होती थी और मैं कहता था, मेरा कहा देखो भाई, मैं चाहूंगा कि अच्छा विपक्ष के रूप में आप लोग परफॉर्म करो। और मैं इतने तक करता था, वो हाउस में सवाल पूछते थे मुझे, तो मैं मेरी सरकार को कहता था उनके हर सवाल को हाउस में जो जवाब देना होगा वो तो ठीक बात है, लेकिन बाद मुझे 2 महीने में बताओगे। उन्होंने रोड का सवाल कहा कि मुझे वहाँ रोड बना देना, उसने गड्ढे की बात कही तो मैं गड्ढा भर दूंगा। तो स्थिति आ गई थी कि विपक्ष कोई काम ही नहीं बचा था। तो दूसरा वो मौजी हो गए थे कि दिल्ली को खुश रखना, उसी में वो लग गए थे। दिल्ली से उनको कोई सूचना आएगी तो करेंगे, ये भी उनका भाव बन गया था और उसके कारण मुझे लगता था कि वो नहीं कर पा रहा है चीज़। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो फैमिली रन पार्टियां होती हैं, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, उसमें बाहर के लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। अगर हम समाज में से लोग, अगर किसी का वैज्ञानिक का बैकग्राउंड है, वो बीजेपी में आना चाहे तो हम लेंगे, किसी का सोशल वर्क का बैकग्राउंड है, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड हो सकता है। आखिरकार मैं तो मेरी पार्टी का विस्तार चाहता हूँ। मेरी जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल कोर एक्टिविटी है, उससे अगर कोई जुड़ता है तो पार्टी को तो विस्तार करना ही चाहिए, पार्टी को विकास करना ही चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी में जो लोग हैं, अगर हम नया विचार, नए प्रभाव को आने नहीं देंगे तो हमारे मन में भी गंध फैल जाएगी। तो मैं तो हर बार भीतर भी चुनौती पैदा करता, हर बार चुनौती रही। हम ऐसे एसी कमरे में बैठ करके मौत से अब मोला है चलो 5 साल निकाल दिए, नहीं चलेगा जी, हर पल रहना होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी दल को, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का भला कर सकती,
हर एक का स्वागत है जी। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए तो क्या हुआ, जी नहीं, मुझे हर एक के बाद कुछ न कुछ देने को होता है, कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, उसके बाद भी कुछ तो अच्छा होता है देने के लिए। मुझे जो अच्छा है वो लेना है, और मैं तो अच्छे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा का पूरा अच्छा तो मुझे ढूंढने में हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन जो अच्छा होगा उसको निकालने की मैं कोशिश करूँगा। सर युवा लोग जो है ना वो सुनना चाहिए एंड सब लोग मदद करना चाहिए एंड हर महीने मैंने 500 रुपीज़ दूंगा, आप पहुंचाना चाहिए मोदी जी को। मैं भी नहीं सोचा था आपके सामने मैं आ जाऊंगा बोल के, आज आया, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है उन्होंने नेक्स्ट महीने उन्होंने हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। मैंने उनका पैसा लाया है, ये 500 रुपीज़ एड्रेस है उनका, ये बहुत बड़ा तोहफा है, 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। मैं इसको पीएम केयर में डालूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नेता के ऊपर विश्वास है। मैं बताता हूँ, एक फौजी घर आया तो उसको जितना पैसा मिला था उसने गांव में सब टॉयलेट बना दिए। मैंने मन की बात में उसका उल्लेख किया था। ये नहीं, देश में था गजब है। चलिए, मैं उनको मेरा प्रणाम उनकी आत्मा को, क्योंकि ये आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री जी, आपने निकाला TV9 नेटवर्क के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा हमने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर।